नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBST चैनल में। तो हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। आदिकाल से संबंधित जो PYQs थे, वे सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहला प्रश्न अब देखना है, आदिकाल में राष्ट्र साहित्य। ठीक है, हम लोगों ने आदिकाल की प्रवृत्तियाँ देखी, उसके बाद आदिकाल में सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है। उनकी भी हम लोगों ने प्रवृत्तियाँ देखी और उनका संक्षिप्त परिचय भी देखा। ये तो पहला प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। ये दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है, तीसरा भी देख लिया है। और वीर गाथा काव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये है आदिकाल। वीर गाथा काल किसको कहते हैं? आदिकाल को कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को पूरा आदिकाल के बारे में बता दिया है कि ये होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग ये किया करिएगा, जो अगर ये प्रश्न आता है उसमें आप डालिएगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, बाद में बता दूंगा। फिर प्रश्न है, रासो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। सिद्ध साहित्य हम लोगों ने देख लिया है। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। वीर गाथा काल मतलब आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फिर है सिद्ध साहित्य, ये वाला हम लोगों ने प्रश्न देख लिया है। सिद्ध सामंत काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। ठीक है, चलिए इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। आदिकाल के नामकरण पर एक निबंध लिखिए। ठीक, हम लोगों ने ये प्रश्न देख लिया है, सबसे पहले यही देखा था। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं भी देख ली हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न देख लिया है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, ये भी देख लिया है और ये भी देख चुके हैं। और आखिरी प्रश्न, आप पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य और रासो काव्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो आज पहले हम लोग पहला और एक प्रश्न है रासोकाल पांचवा, इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे रासो काव्य या रासो साहित्य क्या है। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसका मुख्य स्वर वीरत्व का रहा है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। ठीक है, तो उस समय क्या था, आदिकाल के समय जो हर्षवर्धन थे, उनका केंद्र पे अधिकार था और वे सभी राज्यों को नियंत्रित करते थे, सभी राजाओं को नियंत्रित करते थे। किंतु उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि सभी राजा आपस में युद्ध करने लगे और कोई केंद्रीय सत्ता ना रही। तो उसके वजह से फिर, और उस समय सामंती व्यवस्था भी लागू हुई थी, मतलब चल ही रही थी। ठीक है, तो इस समय फिर जब लड़ाई हुई तो उसमें वीरत्व, मुख्य स्वर वीरत्व का रहा। ठीक है, वीरता का आएगा ही। तो उस समय क्या थे, जो उनके हिंदू राजपूत थे, उनके राज्य में, उनके दरबार में चारण और भाट थे। चारण या भाट दोनों एक ही चीज है। तो ये दोनों लोग क्या करते थे, रुपयों के लिए या मुद्राओं के लिए ये अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं। समाज में इनका स्थान सम्मान का था, क्योंकि इनका जुड़ाव सीधे राजा से होता था। ये चारण या भाट कला पारखी और कला रचना में निपुण होते थे। ये युद्ध कला भी जानते थे, जो युद्ध होने पर अपनी सेना की अगुवाई विरुद्धावली गा गाकर, विरुद्धावली मतलब एक प्रकार से उत्तेजना भरने के लिए जो गीत गाए जाते हैं सेना के लिए, ठीक है, किया करते थे। वे राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों तथा सैनिकों की वीरोचित युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, उसकी यथार्थपरक स्थितियों एवं संदर्भों को भी बारीकी के साथ चित्रित करते थे। वीरोचित भावनाओं के वर्णन के लिए उन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया था। ठीक है, क्योंकि यह छंद इस भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए अनुकूल था, इसलिए इनके द्वारा रचित साहित्य को रासो साहित्य कहा गया। इस काव्य की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो रासो साहित्य क्यों कहा गया, आप लोग जान गए। पहली है संदिग्ध रचनाएं। ठीक है, इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी रासो रचनाएं ऐतिहासिकता की दृष्टि से संदिग्ध मानी जाती हैं। इस काल में रचित 4 काव्य ग्रंथ प्राप्त हुए हैं: खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है कि इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं। अब क्या हुआ, कोई भी ग्रंथ कोई व्यक्ति लिखा होगा तो वो अपने पुत्र को दे गया, फिर वो तो ऐसे उसके पुत्र ने भी उसमें कुछ ना कुछ किया। तो इससे जो
मूल रचना जो कवि या लेखक लिख गया था, ठीक है, वो अब नहीं हमें प्राप्त हो पा रही है। उसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है? तो इसीलिए संदिग्ध रचनाएँ मानी जाती हैं ये। और चूँकि इसमें जो उन्होंने ऐतिहासिक जैसे पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई ने जो तिथियाँ प्रयोग की हैं, जो घटनाएँ प्रयोग की हैं, ठीक है? उनका इतिहास से संबंध नहीं मिल पाता है, ठीक है? इसलिए भी इन्हें संदिग्ध रचनाएँ मानी जाती हैं। इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे हैं। यह परिवर्तन और परिवर्धन इतने प्रचुर मात्रा में हुए हैं कि इनका मूल रूप ही दब गया है, मूल रूप होगा। यह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ये ग्रंथ आश्रयदाताओं के समय में ही लिखे गए हों, ठीक है? तो पहली हो जाएगी संदिग्ध रचनाएँ। फिर है ऐतिहासिकता का अभाव, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की है। आदिकालीन दासों रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन युद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इन कवियों द्वारा दिए गए संवत और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है और इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवियों में जो सावधानता सावधानता अपेक्षित होती है, वह इन काव्य निर्माताओं में नहीं है। इन कवियों ने इतिहास को अतिशयोक्ति और कल्पना पर न्यौछावर कर दिया है। यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजयी माना गया है जो उनसे कई शताब्दियां पूर्व अथवा पश्चात विद्यमान थे, ठीक है? फिर है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख विषय है और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि कदाचित संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन काव्यों की ओर नहीं कर सकता। इन कवियों का युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव बन पड़ा है क्योंकि ये जो चारण कवि केवल मसीजीवी ही नहीं थे, ठीक है, कि धन लेके केवल लिख के ही अपना जीवन यापन करते हैं। वे समय आने पर हाथ में तलवार लेकर लड़ना भी जानते थे। दोनों ओर की सेनाओं को लड़ते समय युद्ध में प्रयुक्त आक्रमण की रीतियों का जैसा सजीव चित्रण इस युग के कवियों ने किया है, वैसा परवर्ती कवियों में नहीं दिखाई देता। उनकी वीर रचनावली में शस्त्रों की झनकार स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनके युद्ध वर्णन के सजीव चित्रण वीर हृदय में आज भी वीरता पैदा करते हैं। यह समय आंतरिक कलहों और बाहरी आक्रमणों का समय था, अतः अपने अपने आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्तेजित करना इस काल के कवि का प्रमुख कर्तव्य सा बन गया था। फिर है युद्धों का मूल। युद्ध किस लिए होते थे, मूल कारण क्या था? तो कनक, कामनी और भूमि। कनक मतलब सोना, कामनी मतलब स्त्री और भूमि, भूमि मतलब भूमि, ठीक है? तो वीर गाथा काल का अध्ययन करने के पश्चात यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि इस युग में युद्ध निरंतर हुआ करते थे। युद्ध के मूल में कनक, कामनी अथवा भूमि में से कोई एक मुख्य कारण के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देती थी। अधिकतर नारियां ही युद्ध का प्रमुख कारण हुआ करती थी। जाकी कन्या सुंदर देखी, तापे जाए धरी तलवार, ठीक है? तो ये उस समय की प्रसिद्ध उक्तियां हैं। साथ ही साथ वीर गाथा काव्य में कुछ ऐसे भी नरेश थे जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। कभी कभी राजकाज चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। तात्पर्य युद्ध के मूल में यह तीनों चीजें कार्यरत थी। रासो काव्य इसका प्रमाण है। फिर है संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकालीन राजा स्वयं सूरवीर पौरुष से भरपूर थे, लेकिन उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। उस समय के राजाओं ने अपने 50-100 गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था। उनमें व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अजमेर और दिल्ली के राजाओं को कन्नौज और कलिंग के समृद्ध होने अथवा उजाड़ जाने पर कोई हर्ष या विषाद दुख नहीं होता था, ठीक है? उसका प्रभाव इन चारण कवियों पर भी पड़ा। इन कवियों ने जीविका प्राप्त के लिए अपने आश्रयदाताओं की स्तुति मुक्त कंठ से की। देशद्रोही जयचंद्र को भी देश प्रेमी कहलाने वाले वीर चारण उस समय थे। तात्पर्य यह है क्योंकि जयचंद्र जो था वो उससे मोहम्मद गौरी से मिल गया था, तो जो उनके तरफ के भाट होंगे, चारण कवि होंगे, वो भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तात्पर्य यह है कि यदि उस समय राष्ट्र का अर्थ व्यापक रूप में लिया गया होता तो निश्चित रूप से हमारे देश का मानचित्र आज कुछ और होता, पर उस समय के राजाओं ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह हमारे देश का महादुर्भाग्य था। वीर तथा श्रृंगार रस। इन रासो ग्रंथों में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। उस समय युद्ध का बाजार चारों ओर गर्म था। वीर और रस का जितना सुंदर परिपाक इस काव्य में मिलता है, उतना हिंदी साहित्य के किसी भी काल में नहीं मिलता। उस समय की वीरता का आदर्श निम्न पंक्तियों में स्पष्ट होता है। उस समय कहा जाता था ऐसा कि 12 बरस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवे को धक्कार, ठीक है? तो वीर रस का बहुत ही उस समय
मुख्य धारा बह रही थी। आदिकालीन युद्धों का एकमात्र कारण नारी लिप्सा है। युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित किया गया है, अतः श्रृंगार रस का भी साहित्य में जमकर सजीव वर्णन हुआ है। नारी के रूप का वर्णन। वीर गाथा कालीन कवियों ने नारी के वीर रूप का चित्रण किया है। उस जमाने में नारियां वीर पुरुष को पति अथवा पुत्र के रूप में पाना अपना सौभाग्य समझती थी। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले अपने पति का समाचार प्राप्त करके राजपूत रमणियां प्रसन्नता का अनुभव करती थी। नारी अपने पति को हर रूप से वीर रूप में देखने के लिए आतुर रहती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि उसका पति युद्ध भूमि से मुंह मोड़कर पराजय को स्वीकार करके वापस आए। ऐसा होने पर वे खुद को लज्जित समझती थी। वीर गाथा कालीन नारी का वीर रूप निम्न पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, हेमचंद्र लिखते हैं कि भल्ला हुआ जुमार या बहिनी हमारा कंतु लज्जे जम तुम वयम सियो जय भग्गा धरु एंतु। तो ये अभ्रंश भाषा है, तो ये ऐसी ही होगी। हे बहिन, में भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, और यदि वह भाग कर आ जाता तो मुझे अपनी सखियों से लज्जित होना पड़ता। ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। ये अभी ऊपर बात हो ही चुकी है कि वे अपने आश्रयदाताओं की केवल प्रशंसा करते थे और बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते थे। ठीक है, अपने जो राजाओं थे उनकी तुलना देवता जैसे ब्रह्म और इंद्र से भी अधिक शूरवीर बताते थे अपने राजाओं को। ठीक है, तो राजा को सर्वोपरि माना जाता था। तो यही थी। फिर अगला है जनजीवन से संपर्क नहीं। नारायण कवि अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में लगे हुए थे, अतः उनकी रचनाओं में राजाओं तथा सामंतों का जीवन ही उभर कर सामने आया। ठीक है, उस समय केवल राजाओं की ही बात कवि लोग किया करते थे। जन सामान्य का कोई उनमें वह नहीं था। उन कवियों ने स्वामिन सुखाय काव्य की रचना की, सामान्य जन सुखाय की नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इन्होंने समाज की प्रायः उपेक्षा ही की है, केवल राजा सामंत योद्धा और युद्ध के वर्ण विषय ही इनके काव्य के रहे हैं। फिर अगला है प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया है। ठीक है, आलंबन मतलब किसी भी प्रकृति के द्वारा हमारे अंदर जो भाव जागृत होते हैं तो वो फिर आलंबन है। ठीक है, और उद्दीपन मतलब जो भाव जागृत हुए उसको और बढ़ाने का कार्य, उसे उद्दीपन कहते हैं। नगर नदी पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी सुंदर बन पड़ा है। अधिकतर इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में ही किया है। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण किए हुए स्थान इन काव्यों में थोड़े ही मिलते हैं। प्रकृति चित्रण की जो उदात्त शैली छायावादी काव्य में मिलती है वह इस काल काव्य में नहीं है। काव्य के दो रूप। आदिकालीन में भी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए हैं। ठीक है, तो मुक्तक काव्य का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ बीसल देव रासो है तथा प्रबंध काव्य का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जिसे महाकाव्य कहा जाता है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इन दो काव्य रूपों के अतिरिक्त इस साहित्य में दूसरा काव्य का कोई रूप नहीं मिलता। इनमें काव्य रूपों की विविधता का अभाव है। न तो इस समय दृश्य काव्य लिखा गया और न ही गद्य लिखने का प्रयत्न किसी ने किया। इस समय की कुछ रचनाएं अप्रामाणिक और कुछ नोटिस मात्र हैं। जयचंद्र प्रकाश तथा जय मयंक जस चंद्रिका इस कोटि के ग्रंथ हैं। फिर है रासो ग्रंथ। आदिकालीन साहित्यिक ग्रंथों के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न विद्वान अपने अपने ढंग से अलग अलग मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी रासो शब्द का संबंध रहस्य से मानते हैं, लेकिन विसल देव रासो में इसका अर्थ रसायन का परिचायक है जिसका संबंध मूल कथानक से है। मूल रूप में रासो शब्द एक छंद के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसका उपयोग अपभ्रंश साहित्य में हुआ है। छंदों का विविध मुखी प्रयोग। वीर गाथा कालीन रासो साहित्य में छंद के क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही हो गई है। छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग उस साहित्य में हुआ है उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं। दोहा, त्रोटक, सोरठा, छप्पय, गाथा, शतक, रोला, उल्लाला और कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। पृथ्वीराज रासो में तो बहुत सारे छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इसीलिए हजारी प्रसाद जी लिखते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में कि रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के हृदय में प्रसंगानुकूल कंपन उत्पन्न करते हैं। फिर है अलंकार। ठीक है, इन्होंने काफी अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों का चित्रण न होते हुए भी कुछ अलंकारों का प्रयोग सुंदर रूप में हुआ है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी एक है और पॉइंट, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। वीर गाथा कालीन रासो काव्य की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग।
उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल नाम से जानते हैं। यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कवि अपनी कविता राज दरबार में ऊंचे स्वरों में गाते या पढ़ते थे। डिंगल भाषा इसके लिए उपयुक्त थी। प्रायः इसका प्रयोग युद्ध वर्णन के लिए ही हुआ है। पिंगल भाषा का प्रयोग प्रायः प्रेम, विवाह, प्रेम के प्रसंगों का वर्णन के लिए किया जाता था। इस तरह युद्ध वर्णन के लिए डिंगल और प्रेम या विवाह वर्णन के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये आपका रासो साहित्य भी समाप्त हो गया है। अब जो कुछ प्रश्न बचेंगे, 2-3 ही प्रश्न हैं वो भी हम लोग जल्द ही कर लेंगे। फिर हम लोग दूसरी यूनिट पे चलेंगे भक्ति काल पे। ठीक है? तो धन्यवाद।